Hello guys, welcome back for the East-to-End platform. Uh, Today in this section, it's a part 8 section, and we're just continuing from a 66th question. So we are just ended up to there, and today we are going to start from there. Okay. Once again, welcome to East-to-End platform. Myself, Srujan BR. Look at here, guys. See the question, 66th question. What is they asking? They're asking that the hydrogen elimination, the H hydrogen elimination will be facial in. देखो एलिमिनेशन ओके, कौन सा मतलब ये डबल बॉन्ड बन गया ना, एक ऐसे बन गया भाई। पहले नॉर्मली ट्रिपल बॉन्ड था, सॉरी डबल बॉन्ड था, इधर एक हाइड्रोजन था, ठीक है। समझ रहे हो क्या, एक ऐसे हो गया है। देखो एक मेटल था, ठीक है, मेटल बन के, सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड ही है। देखो ये मेटल है, ये फेशियल कब होता है, मतलब कि कुछ मतलब हाइड्रोजन एलिमिनेशन होना चाहिए ना भाई, हाइड्रोजन एलिमिनेट होना चाहिए। इधर कैसे होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन इसको अटैक करके और ए लेके फेशियल होना चाहिए, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है ना, इसमें वाला टर्म पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी फेशियल हो सकता है क्या, देख लो। हाइड्रोजन है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और मेटल भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा MH और प्लस प्लस डबल बॉन्ड नहीं भाई, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। लेकिन इसमें देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन इधर से एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें ऐसे बन चुका है, लेकिन इसमें ऐसे बन चुका है, लेकिन ये फेशियल नहीं है भाई। क्या भाई, ये एक्चुअली ये फेशियल नहीं है क्या, नहीं ये फेशियल है, ठीक है। मतलब कि देखो नॉर्मली हाइड्रोजन एलिमिनेट होके इधर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। देखो आप ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन एलिमिनेशन फेशियल कब होता है। ऑप्शन ए में ऐसे दिया है ना, इधर फेशियल हो सकता है, क्यों कैसे, देखो हाइड्रोजन मेटल मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो भैया बन गया ना फेशियल। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फेशियल प्लस मेटल एक्स बॉन्ड, ठीक है। चले, आपको समझ आया क्या, मतलब ऐसे वाला टाइप आना चाहिए इसे, इसको हम फेशियल बोलते हैं ना नॉर्मली, फेशियल मेरेडोनियल, है ना। ऐसे वाला टाइप आना चाहिए, ठीक है भाई। चले, ए मेरेडोनियल है ना, ए मेरेडोनियल है, ए फेशियल है, ठीक है। ऐसे वाला टाइप बन चुका है ना, इधर देखो, है ना। चले अब हम चलेंगे ऑप्शन, देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें भी ऐसे डबल बॉन्ड, मतलब कीटिन कीटिन आ जाएगा ना, ये इसे, सॉरी यार, ये क्या बन जाएगा, अलीन से ना, ये अलीन्स बन जाएगा, ठीक है, ये गलत है। चले, चलो अब हम चलेंगे 67 के ऊपर। देखो 67 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, what is the degeneracy and the corresponding energy for the second excited level of a particle of mass m in a cubic box of a edge L। मतलब कि क्यूबिक बॉक्स में, मतलब क्यूबिक बॉक्स में, मतलब nx ny nz, लाइक nx ny nz तीनों लेना पड़ता है, क्योंकि ये क्यूबिक बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिक बॉक्स है, ठीक है। और इसका डीजेनरेसी क्या है, और इसका एक्साइटेड एनर्जी क्या है, करस्पॉन्डेंट एनर्जी फॉर दिस एक्साइटेड एनर्जी, वो क्या होता है। देखो भाई वो कैसे करना है, हाँ मैं दिखाता हूं कैसे है। क्या पूछा है, एनर्जी फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट, एंड डीजेनरेसी। चलो अब देखो, ये एनर्जी है ना, एनर्जी बैंड है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें नॉर्मली फर्स्ट वाला कौन सा आता है, 1 1 1 आता है, ठीक है। ये कौन सा है, E1 है, फर्स्ट E1 है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा आता है,
E2 है, E2 आता है 1 2 1 है ना, और 2 1 1, ये डीजेनरेसी मैं लिख रहा हूँ, डीजेनरेसी, ठीक है, 1 1 2, ठीक है, ये डीजेनरेसी हो गया। और E3 में कौन सा आता है, E3 में थ्री डीजेनरेसी है, कौन सा है, 1 2 2, और दूसरा 2 2 1, और तीसरा 2 1 2, ठीक है। देखो ये E1 E2 E3 है, हमको पूछ रहे कौन सा एनर्जी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछा कि पहले एक्साइटेड स्टेट है, ये वाला पार्ट है, और सेकंड एक्साइटेड क्या है, E3 है, मतलब कि हमारा E3 देख रहे हैं हम, E3, ठीक है, ये हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल, एंड आवर डीजेनरेसी इज दिस, ओके। डीजेनरेसी क्या है भाई, डीजेनरेसी 3 आ चुका है, मतलब कि 3, डीजेनरेसी 3, क्यों, 1 2 2 2 2 1 एंड 2 1 2, दिस इज द डीजेनरेसी, ओके। चलो अब हमारा डीजेनरेसी बन गया, अब हमको क्या क्या करना है, हमको एनर्जी फाइंड करना है, इसका एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, मतलब डीजेनरेसी का करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है भाई। चलिए हम NX मान लेंगे, ठीक है, NX है 1 लेंगे, और NY है 2 लेंगे, और NZ है वो भी 2 लेंगे यार, और वरना तो हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं ना, मतलब कि और NX कैन बी अ 2 और इट कैन बी अ 2, है ना, मतलब you can take for every degenerate level, right? There are three degenerate level. You can find energy for every degenerate level, but you will get the same energy itself. So we are just considering this as a normal, okay? For every degenerate level. What is degeneracy, guys? Degeneration means that all these levels are having the same level. Oh, sorry, they're having the same energy. Okay, so there is no change in energy of these three. Okay, chalo. देखो nx is equal to 1 2 2, okay. Now what is the formula for n, formula to find energy, that is n square h square by 8 ml square, ठीक है भाई। अब देखो n के ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, n के ऊपर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको पता है nx वैल्यू क्या है, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इंटू h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। चले देखो आगे के बाद क्या है, आगे बात 1 है, 1 स्क्वायर 1 है, प्लस 2 स्क्वायर कितना है 4 है, प्लस 2 स्क्वायर कितना है 4 है, ठीक है, मतलब मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, मतलब कि हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट सब कुछ है, प्लैंक्स पॉइंट पता है, लेकिन हमको मास नहीं पता है ना, और लेंथ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, और इसलिए हम ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे। चले उसको आगे के देखो, आगे में क्या होता है, आगे पे 1 स्क्वायर कितना होता है 1 है, 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर नहीं 4 है, सॉरी 2 स्क्वायर है, 4 है, डिवाइड बाई 8 ml स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। सो फाइनली क्या आता है, फाइनली आता है 9h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, बस भाई ये हमारा एनर्जी होता है, ठीक है, ये हमारा एनर्जी। लेकिन ये इसको हम आगे के भी कर सकते हैं, मतलब कि डिपेंड्स होता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या क्या करना होता है, लेकिन पहले देख लेंगे ये हमारा नॉर्मल आंसर है, ठीक है, ये नॉर्मल आंसर आना चाहिए। वहां पे है क्या देख लो, 8h स्क्वायर बाई ml स्क्वायर नहीं भाई, 8 सो 9h स्क्वायर बाई ml स्क्वायर नहीं है, लेकिन वहां पे पाई पाई आ रहा है ना भाई, पाई क्या होता है, एक्चुअली इसमें h स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर h कट आना चाहिए था, पाई स्क्वायर h स्क्वायर कट, ये सब कुछ h कट है, ठीक है, h कट है, मतलब कि हमको h को सब्स्टिट्यूट करना है h कट से, ठीक है। h वैल्यू क्या होता है, h कट वैल्यू, h कट इज इक्वल टू h बाई 2 पाई है, ठीक है, h कट इज इक्वल टू h बाई 2 पाई है, सो h इज इक्वल टू h कट इंटू 2 पाई, क्या भाई, h कट इंटू 2 पाई। अभी वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, 9 इंटू h कट इंटू 2 पाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ml स्क्वायर, ठीक है, और हमारा एनर्जी बन जाएगा 9 इंटू h कट स्क्वायर इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ml स्क्वायर, ठीक है, 4 2 सा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा
हमारा आंसर बन जाएगा 9h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2ml स्क्वायर। बस देखो भाई, यही हमारा एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ कितना है, E3 है, मतलब कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी होता है ये। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी ऑफ अ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। चले भाई देख लो, दोबारा देखो, मैं दिखाता हूं आपको। ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। पहले मतलब कि इसमें देखो, E0 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, E0 से स्टार्ट नहीं होता है, E1 से स्टार्ट होना चाहिए। E1 टू E2 होता है ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और नेक्स्ट E1 टू E3 होता है ना, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। इसलिए हम n इज इक्वल टू 3 कंसिडर करना होता है। ठीक है भाई, n इज इक्वल टू 3 कंसिडर करना होता है। चले देखो, मिल गया हमारा आंसर क्या है, एच स्क्वायर, 9h स्क्वायर, 9h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। देखो अभी आंसर में है क्या, होना ही तो चाहिए भाई। क्यों, देखो 9 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। हाँ भाई, डी जेनेसिस इक्वल टू 3 है, लेकिन डी जेनेसिस इक्वल टू 3 कहां पे है? देखो, ऑप्शन ए में डी जेनेसिस इक्वल टू 3 है, और ई इज इक्वल टू 9h स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर है। मिल गया आपको? हाँ बस, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, 68 क्वेश्चन देखो, which of the following statement is not true in relation to the triple point on a single component phase diagram? भाई ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है? हाँ, ट्रिपल पॉइंट होता है नॉर्मली क्या है, वहां पे 3 स्टेजेस, मतलब 3 सेपरेट फेसेस एग्जिस्ट होता है ना, मतलब ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों में, तीनों भी एक टाइम पे एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट बोलता है। अब देखो ऑप्शन ए, देखो क्या पूछ रहा है, द पॉइंट एट विच द सॉलिड लिक्विड गैस फेज फॉर अ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। हाँ भाई, इसको ट्रिपल पॉइंट बोलता है ना। नॉट ट्रू मतलब ए ट्रू है, ऐसे ही होता है, ट्रिपल पॉइंट में सॉलिड तीनों फेसेस एग्जिस्ट होता है। ठीक है, दूसरा देखो, द ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट एट अ सिंगल टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ए नहीं होता है भाई, वहां पे देखो ए वाला पॉइंट देखो, द ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट फॉर अ सब्सटेंस occurs at a specific temperature and pressure। हाँ भाई, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर है क्या भाई, प्रेशर क्या आता है, स्पेसिफिक प्रेशर होता है कि नॉर्मली 4.58 मिलीमीटर Hg होता है वाटर के लिए, फॉर H2O के लिए, और टेम्परेचर होता है 0.072 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नॉर्मली स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ठीक है, देखो ये दोनों स्पेसिफिक होना चाहिए, किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, मतलब वाटर के सिस्टम के बात कर रहे हैं ना, या सिंगल पॉइंट डायग्राम, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, आप कोई भी ले लो, लेकिन हम वाटर पे एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, चले, एक ठीक है, ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट फॉर अ सब्सटेंस अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, और ऑप्शन डी देखो, द सिस्टम मस्ट बी क्लोज एनक्लोज सो दैट नो वेपर कैन एस्केप। हाँ भाई, सिस्टम क्लोज होना चाहिए ना, हमको पता, इफ सिस्टम इज नॉट क्लोज वी वोंट गेट अ एग्जैक्ट और स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है, कौन सा टेम्परेचर में तीनों एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमको पता नहीं चलता है ना, इफ द सिस्टम इज नॉट क्लोज। लाइक सी, व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम सॉलिड, लाइक सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन हो रहा है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एवापोरेट हो सकता है ना पूरा, है ना। सॉरी, वेपराइजेशन हो, वेपराइज सॉरी, वो वेपराइजेशन होने के टाइम पे क्या होता है, वहां पे सॉलिड टू लिक्विड होने का, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस होने का चांसेस है ना। उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे इफ यू आर नॉट क्लोज्ड द वेपर्स कैन एस्केप, so that will not exist between the three substance, right? This statement will be wrong if this happens. If this is not happens, this statement will be wrong. Okay, system must be enclosed in that no vapor can escape। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन बी है ना, ये हमारा गलत आंसर है। ठीक है भाई, ये हमारा गलत आंसर है, ये हमारा गलत आंसर। ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट एट अ सिंगल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। हाँ भाई, एक नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे हमने मेंशन किया है, वहां पे दो सब्सटेंस अकर एट अ टू कंडीशंस, वन इज
specific temperature, that is 0.072 degrees Celsius, and the second is pressure, that is at a 4.58 millimeter Hg. ओके चलो अब देखो ये वाला पार्ट देखो भाई, ये क्या पूछ रहा है इसमें, द रिलेटिव रेशियो ऑफ अ डैश एट अ गिवन टेम्परेचर। हाँ भाई, रिलेटिव रेशियो मतलब किसका बात कर रहा है, हाँ भाई इसमें बात कर रहा है किसके ऊपर, VRMS, मतलब कि रिलेटिव रेशियो ऑफ अ स्पीड्स ऑफ अ गैसेस, रिलेटिव रेशियो ऑफ अ स्पीड्स ऑफ अ गैसेस के बारे में बात कर रहा है इधर। ठीक है, देख लो क्या बात हो रहा है इधर, क्या बात हो रहा है भाई, स्पीड्स ऑफ द रेशियो पूछ रहे ना, मतलब कि देखो मैं VRMS, कौन सा VRMS, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल है ना, देखो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इज, VRMS होता है पहला, इसका वैल्यू क्या होता है भाई, इसका एट कांस्टेंट टेम्परेचर 3 RT/m है। ठीक है, ये VRMS का है, और दूसरा किसका है, वी एवरेज का होता है 8 RT/m। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल होता है 2 RT/m। चले देखो, अब देखो इसमें कितना, कौन सा पार्ट कांस्टेंट है, हाँ भाई इसमें RT/m, RT/m और RT/m एक कांस्टेंट पार्ट है, हम इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम इसको नेग्लेक्ट करके ओनली द हमारा रेशियो बढ़ाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिख लेंगे, √3 है। ठीक है, वी एवरेज के लिए इट्स 8/π है। देख लो भाई, ये क्या हो रहा था, हमने इसको कर रहा था ना, हाँ सॉरी फॉर नेटवर्क इश्यू। देखो इसमें VMP करा था ना, VMP करा था, VMP मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल होता है ना, मोस्ट प्रोबेबल। तो चले देखो मोस्ट प्रोबेबल में क्या हो रहा है, इधर पे √2 आ जाएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबल पे √2 आ जाएगा। अब देखो ये हमारा रेशियो होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम कुछ चेंज कर लेंगे। पाई वैल्यू क्या भाई, पाई होता है 22/7 है ना, पाई वैल्यू 22/7, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 8/पाई, पाई मतलब क्या है 22/7। ठीक है, हम इसको 22/7 मतलब कि 7/22 होता है ना, 7/22 है। ठीक है, रूट 7 इधर कितना है 56 है, बाई 22 है। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा इधर। ठीक है, अब देखो, अब रेशियो लिखने के लिए कोशिश करो, क्या होता है रेशियो, तीनों का, तीनों का रेशियो होता है अभी √3 √56/22 रूट भाई, यही हमारा रेशियो होता है। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज ऑफ द स्पीड्स। ओके, सीयर √3, √46/2 और √2 वो कहां पे है, देखो भाई कहां पे है, हाँ √56/22 और 3 और 2, हाँ भाई हमारा आंसर है ऑप्शन है। ठीक है भाई, चले ऑप्शन है हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चले हम अभी चलेंगे 70 क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ो 70 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहे कि द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द हाफ रिएक्शन इज गिवन अगेंस्ट देम बिलो। तो क्या भाई, जिंक है, जिंक का दिया है 0.762 और मैग्नीशियम का E0 इज इक्वल टू 2.37। भाई एक चीज ध्यान रखना है, वहां पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल आता है टू वे में, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल आता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है, हमारे लिए मेंशन नहीं किया है कौन सा पोटेंशियल है। ठीक है, हम खुद रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलता है ऑलवेज, राइट, हम वी ऑलवेज यूज ओनली द रिडक्शन पोटेंशियल इफ दे आर नॉट मेंशनड। ओके, if they are not mentioned which potential is that, we have to consider it as the reduction potential. Okay guys, we have to consider it a reduction potential. Reduction potential means, right, what, from where does the reduction potential starts,
देखो रिडक्शन पोटेंशियल स्टार्ट फ्रॉम लिथियम, राइट? लिथियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना? देखो इसमें हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आता है ना? रिडक्शन पोटेंशियल इसमें आ जाता है, लेकिन क्या होता है वहां पे डिक्रीज और रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि अबाउट टू बिलो रिडक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, ठीक है भाई? मतलब कि लो अपर वन कैन रिप्लेस लोअर वन, व्हाट? अपर वन कैन रिप्लेस लोअर वन, मतलब कि कहीं पे दो मेटल्स होता है ना, कहीं देख अभी मैं इसमें दिखाता हूं कैसे रिप्लेस कर सकता है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मतलब कि लिथियम ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, इसके पास मतलब 3.2 कुछ समथिंग आता है, 3.23, है ना? इतना वैल्यू आता है ई नोट का वैल्यू, ठीक है? और इसका कुछ while going it get decrease, ओके? अब देखो जिंक, मैग्नीशियम का दिया है 2.73, 2.37, मतलब कि मैग्नीशियम पहला आया ना, मतलब जिंक, देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है कि आपको मैग्नीशियम टू जिंक जाने के टाइम पे ई नॉट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल इज गेटिंग डिक्रीज, सो दैट मैग्नीशियम आयन, सो मैग्नीशियम कांट, मैग्नीशियम and zinc, in this zinc can't replace magnesium, but a magnesium has a capacity to replace, or it can have a capacity to displace, है ना? देखो सिंपल चीज है बात, सिंपल चीज है भाई, क्या है ई नॉट वैल्यू ऑफ अ मैग्नीशियम, क्या भाई? 2.37, ठीक है? और जिंक का कितना है? 0 कितना है भाई? जिंक का है 0.762, ओके? 0.762 वोल्ट, ठीक है? ये मैग्नीशियम का है, ठीक है? मतलब कि मोर रिडक्शन पोटेंशियल, it has a lower reduction potential, so we know that upper one will replace lower one. It means that more reduction potential ion will replace the lower reduction or displace, okay, displaces, मतलब more reduction potential will displaces the lower reduction potential one, but lower one can't displace a, cannot displace upper one, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? बस इतना ये बात है, अपर वन कैन रिप्लेस अ लोअर वन, बट लोअर वन कांट रिप्लेस अ अपर वन, ठीक है? चले अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या पूछ रहा है इधर? पूछ रहा है कि व्हेन जिंक डस्ट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, when a zinc dust is added to a solution of MgCl2, zinc dust is added to a solution of a MgCl2, क्या होता है? कुछ होता है क्या इधर? जिंक क्लोराइड होता है क्या? नहीं भाई, ये नहीं होता है, दिस इज गलत। क्यों? ये गलत क्यों भाई? क्योंकि हमने अभी भी बोला है ना, मैग्नीशियम कैन ओनली डिस्प्लेसेस द जिंक। देखो जिंक क्लोराइड होने के बाद मैग्नीशियम मिल जाएगा हमको, लेकिन मैग्नीशियम क्यों मिलता है? मैंने बोला है ना, जिंक है ना, वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करता है, विल नॉट डिस्प्लेस, विल नॉट डिस्प्लेसर, इसके लिए हमको जिंक क्लोराइड नहीं मिलता है, इस दोनों को रिएक्शन ही नहीं चलता है, नो रिएक्शन। समझ रहे आप? इसमें रिएक्शन ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, इधर जिंक है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है कम है, लेकिन मैग्नीशियम का ज्यादा है, इसमें क्या हो रहा है, जिंक इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन कब? इफ magnesium was here and zinc chloride was here na, we could have got magnesium chloride here and the zinc could have displaced out, okay? See, this was possible, but this is not possible due to why? Due to electrochemical series, है ना भाई? This is what electrochemical series, ठीक है? देखो इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ पे हो रहा है ना, आपको पता है क्या कैसे कैसे कर सकता है इसको? हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम पढ़ के आ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। ये वैल्यू क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या करना है इसको लेके? कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है बस। देखो चले भाई, समझ आया ना आपको? और समझ नहीं आया तो दोबारा आप लोग कमेंट पे सब कहीं भी हम मिल जाएगा, आप उधर पूछ सकते हैं, हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? चले देखो भाई कहाँ पे आंसर है, मैग्नीशियम इज प्रेसिपिटेट, नहीं प्रेसिपिटेट नहीं होता है, वहां पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, बोला ना नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये हमारा ठीक आंसर है।
ठीक है, हमारा रिएक्शन ही नहीं होता है उधर। चले, अब चले किसके ऊपर, 71st के ऊपर। देखो क्या पूछ 71st, रेट कांस्टेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई रेट कांस्टेंट क्या होता है इसका, देख लो, rate constant for a substitution reaction increases by a factor 10.06 when the temperature is increased from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction, मतलब कि हमको T1 and T2 दिया है is given, ठीक है, given है। और देखो रेट, देखो रेट K1 का हम 1 मान लेंगे और K2 का इंक्रीज्ड बाय फैक्टर कितना है 10.06, मतलब कि 1 इंटू, और ऐसे भी कर सकते हैं x इंटू, ठीक है, हम इसको x कंसिडर कर लेंगे, इसको 10x कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। हमारा पहले वाला रेट नहीं पता था, ठीक है, मतलब इंक्रीज बाय फैक्टर 10.6, मतलब कि पहले वाला रेट से 10.6 बढ़ गया, ठीक है, पहले वाला रेट से हमारा दूसरा रेट 10.6 टाइम्स बढ़ गया, मतलब कि पहला वाला हम x मान लेंगे, ठीक है, और दूसरा वाला x इंटू 10.6 है ना, बढ़ गया ना अभी। हाँ, इसको हम K1 कंसिडर कर लेंगे, इसको K2 कंसिडर कर लेंगे, और K1 का टेम्परेचर कितना था, कितना दिया है 298 केल्विन दिया है, और T2 और K2 का टेम्परेचर 308 केल्विन दिया है। बस भाई सब कुछ मिल गया हमको। फॉर्मूला क्या है इसका, हमको फॉर्मूला भी पता है ना, अरेनियस इक्वेशन का, इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन, राइट, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन है ना। देखो क्या होना चाहिए इधर, इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log K2 by K1 is equal to A by 2.303 R by 1 by T1 minus 1 by T2। चले देखो, समझिए आपको, यही हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेट अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सब कुछ है हमारे पास। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को लेके सब कुछ हमारे पास है, K2 है x × 10.6, K1 है x, और T1 भी है T2 है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखा लेता हूं, ठीक है। देखो भाई इधर मैं लिख रहा हूं दोबारा फॉर्मूला, log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R1 by T1 minus 1 by T2। भाई R वैल्यू क्या होता है 8.314 जॉल्स पर मोल्स पर केल्विन, है ना, है ना, ए वैल्यू आर वैल्यू, और K1 का कितना है x होता है, और K2 का 10.6 इंटू एक्स है, ठीक है, और T1 का कितना हुआ था, T1 का हुआ है 298 है ना, T1 का 298 308, ठीक है, 298 308, 298 है T2 का, 308 है, ठीक है भाई, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। कैसे, log इज इक्वल टू K2 कितना है 10.6 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स, K1 x है, सो ई नॉट वैल्यू है, और 2.303 इंटू 8.314 है, ठीक है, और टेम्परेचर देखो कितना है 298 है, और इसका कितना है 308 है, ठीक है भाई। चले, और देखो x कैंसिल हो जाएगा, log 10.6 वैल्यू देखो, और इसका 2.303 का कितना आता है, इसका आता है 19.14 है, ठीक है, और ये दोनों को एलसीएम करके करना तो कितना आ जाएगा 16/91784 आता है, और बस अभी इसको आगे पीछे कर दो, मिल जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये इज इक्वल टू 91784 इंटू log 10.6 कितना होता है भाई, log 10.6 वन समथिंग आता है ना, सो 1 इंटू, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग इंटू 9.14 कितना है आ जाएगा, मतलब कि 14 इंटू log 10.6 है, ठीक है, ऐसे करो log
10.6 मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। और क्या बचा, 16 बचा हुआ ना। हाँ चल ठीक है, फाइंड करो इसका वैल्यू कितना होता है। भाई इसका वैल्यू होता है नॉर्मली 181.12 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है भाई, इसका वैल्यू इतना होता है। चले देखो एक्चुअली इसका वैल्यू किलो में लिखना है, ठीक है, मतलब नॉर्मली इतना इतना आ सकता है कि 1.812 0 पॉइंट, मतलब ऐसे इतना आता है, इसमें किलो में लिखना होता है ना, 1.81.120 किलो, ठीक है। बस चले यही हमारा आंसर है भाई, सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, और इसमें के वैल्यू क्या लेना है, K1 वैल्यू क्या लेना है, K2 वैल्यू क्या लेना है, मैं बोल दिया, बस यही हमारा पॉइंट था। इतना इतना ही हमको चाहिए था पूरा। दिस इज मेन डेटा what you were needed. Okay, this was the main data what you were needed, and put this data into the formula, and you will get, finally you can solve this answer, and you will get 181.12 kilojoules per mole. Okay, 181.12 kilojoules per mole, वो कहाँ पे भाई, देखो, हाँ देखो 181 पॉइंट कुछ था ना, हाँ ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी है। चले भाई, चले अब हम कौन से क्वेश्चन के ऊपर चले रहे हैं। हाँ देखो इधर 72 क्वेश्चन, देखो 72 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस Ag silver ion concentration in a standard solution of Ag2CrO4 in water is इतना था, मतलब कि एक पूरा सॉल्यूशन का मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन था 1 पॉइंट, मतलब Ag आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा, सॉरी Ag आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 इंटू 10⁻⁴ मोला, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCrO4 कितना है। भाई आपको कुछ नहीं डेटा दिया है, आपको एक ही डेटा दिया है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर। अब क्या फाइंड करना है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है बस। और हमारा आयन कौन सा था, हमारा कंपाउंड कौन सा था, Ag2CO3 है ना, Ag2CrO4 सॉरी, बस ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करना है, पहले एक चीज ध्यान रखना है, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो, इसको स्प्लिट करो, क्या मिल जाएगा आपको, हमको मिला है Ag मिल जाएगा ना, Ag प्लस द पावर 2 एंड A मिल जाएगा, क्रोमियम है, ठीक है, CrO4 2-। चले बस देखो इतना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये एक्चुअली KSP प्रोडक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू Ag+ इंटू क्रोमियम O4 2-। चले भाई देखिए एक KSP है, ठीक है, हमको नॉर्मली एक KSP पता चल गया, लेकिन Ag कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, लेकिन आपको CrO4 का कैसे फाइंड करना है। हाँ भाई इसके लिए हम A देखना होता है, क्या भाई, हम मान लेंगे S इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे S इज द कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इसमें कितना आया भाई, इसमें सॉरी एक्चुअली ए ऐसे नहीं आते ना, गलत गलत हो गया, सॉरी गाइस, ये 2Ag+ प्लस CrO4 2-, ऐसे स्प्लिट हो जाता है ना। हाँ हम इसको मान लेंगे कॉन्सेंट्रेशन एज अ यस, ठीक है, 2 S + S, मतलब कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है बस, और कुछ नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या मान लिया हमने, हमने मान लिया Ag का होता है 2S और क्रोमियम का होता है यस, ठीक है, ये क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन है। और देखो KSP में सब्स्टिट्यूट करो इसको, KSP में Ag क्या होता है 2S और होल स्क्वायर है और इंटू S है, इसका कितना आंसर मिल गया, अब इसका मिल गया आंसर 4S² इंटू S, इसका टोटल कितना है भाई 4S³, ठीक है भाई, मतलब कि KSP प्रोडक्ट वैल्यू कितना है भाई, KSP इज इक्वल टू 4S³, ठीक है। अब देखो यस पर है, यस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ कितना है, इतना ही है, क्रोमियम ऑक्साइड भी है ना, देखो
अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना मिल गया, इतना हमको मिल गया, मतलब के एस पी इज इक्वल टू 4s³ है ना, के एस पी इज इक्वल टू 4s³। लेकिन हमको CrO4 का नहीं पता है, CrO4 2 का नहीं पता है, लेकिन हमको Ag प्लस का पता है ना। हाँ देखो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, Ag प्लस इज इक्वल टू 2s है ना, Ag प्लस इज इक्वल टू क्या है, Ag प्लस इज इक्वल 2s, और हमारा Ag कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको S इज इक्वल टू Ag प्लस डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं ना। हाँ, और Ag प्लस का वैल्यू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर डिवाइड बाई 2, ये एस का वैल्यू है। इसको इधर में सब्स्टिट्यूट करो, केस में सब्स्टिट्यूट करो इसको, 4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2, 2। ठीक है, अब आंसर हमको कितना आता है, हम आंसर आता है, सॉरी होल क्यूब था ना, सॉरी सॉरी, कैलकुलेट करो आप, तो मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फाइंड करो, इसका आंसर मिल जाएगा नॉर्मली, क्या है, 4 इंटू 1.5 10⁻⁻⁴ क्यूब कितना होता है कि 10⁻⁻12 इंटू 3.375 डिवाइड बाई 2 क्यूब कितना है, 8 है। चलिए इसको कैलकुलेट करो, मिल जाएगा 1.6875 इंटू 10⁻⁻12। चलो भाई, समझ आया क्या आपको, के एस पी वैल्यू मिलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻12, बस इतना ही हमारा आंसर। देखो कैसे किया मैंने, दोबारा बताता हूं आप लोग को, ठीक है। देखो नॉर्मली हमने क्या फाइंड करना था, हम फाइंड करना था केएसपी, केएसपी का वैल्यू कितना होता है वो फाइंड करना है, केएसपी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ केएसपी। ओके, नाउ वी नो ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयन एंड वी डोंट नो दिस कंसंट्रेशन, राइट। ठीक है, हम इसको पता चल गया तो कम कर सकते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता है ना। हाँ, और देखो इसको स्प्लिट करो, आयॉन्स के स्प्लिट करो, 2Ag प्लस CrO4 मतलब कि 2Ag प्लस है, मतलब 2 टाइम्स यस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि 2 टाइम्स Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, 2 टाइम्स Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन है और 1 टाइम यस कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, चले एक्चुअली हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, नॉर्मली AgCrO4 का टोटल फाइंड कर सकता है ना। देखो Ag कितना है, इतना ही है CrO4 का ओनली कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, Ag कितना है, इतना ही है CrO4 का ओनली कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन वहां पे Ag प्लस आयोन से ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, हम ट्वाइस करना जरूरी हो गया है ना, सॉरी हम इसलिए डिवाइड किया ना, इधर देखो यस फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया इधर। ठीक है, Ag प्लस का मिल गया, हमारा आंसर कितना आता है, इसको डिवाइड करने के बाद मिलता है ना, यही हमारा Ag प्लस और क्रोमियम ऑक्साइड का ही है। ठीक है, उसके बाद हम इधर में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है भाई, चले, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप मतलब ए भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ए भी रिपीटिंग क्वेश्चन, मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इट्स इन अ डिफरेंट वे। चले, चलो 1.6 इंटू 10⁻⁻12 हमारा आंसर है, वो कहां पे है, हाँ भाई देख लो 1.6, दोनों सेम दिया है। ठीक है, हम टी मान लेंगे और इसको पावर चेंज करो, 11 करो बस। ठीक है, 1.687 इंटू 10⁻⁻12 ये हमारा आंसर है। चले भाई, चलो अब हम चलेंगे 73 क्वेश्चन के ऊपर। 73 क्वेश्चन भी अच्छा भाई, देख लो 73 क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, पढ़ो, यूज द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी एट 298 केल्विन ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड, आयोडाइड। ओके, मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड का लैटिस एंथैल्पी फाइंड करना। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का लैटिस एंथैल्पी हम फाइंड करना है। ठीक है भाई, चले, हमको एक चीज पता है कि क्या क्या लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये कौन सा है भाई फॉर्मूला, देखो मैं इधर लिख लेता हूं फॉर्मूला को,
ठीक है, वो क्या था? फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉर लैटिस एनर्जी, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस half of dissociation energy plus electron gain enthalpy, it will be a negative value, ठीक है? और ए भी नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, ठीक है? ए भी नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, ठीक है? अब देखो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए था, ठीक है? जस्ट क्रॉस इट, ओके? क्या मिल जाएगा हमको? हमको यू मिल जाएगा माइनस यू, ठीक है? माइनस यू मिल जाएगा। तो इधर सेम सब्लिमेशन सेम है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम है, ठीक है? और सब कुछ सेम है, लेकिन लास्ट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है माइनस आ जाएगा, ठीक है? नेगेटिव वैल्यू है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है भाई? ये हमारा लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है? देखो ये कैसे हो गया भाई, देख मैं आपको नॉर्मल एक रियलिटिक वे बताता हूं। क्या था? पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है? ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये कौन सा कौन सा फॉर्म में है ये नहीं पता, ठीक है? हमको नॉर्मली एवरी एवरीथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू फाइंड द लैटिस एनर्जी शुड बी इन अ गैसियस फॉर्म, ओके? पोटेशियम है सॉलिड फॉर्म है और आयोडाइड है एक गैसियस फॉर्म है, ठीक है? अब हम क्या करना है, हम सब्लिमेशन करना है। क्यों हम सब्लिमेशन करना है? कि पोटेशियम कैन चेंज द फेस टू अ गैस फेस, ठीक है? हम इससे हम क्या करता है, हम इसमें सब्लिमेशन एनर्जी करता है, सब्लिमेशन, ठीक है? प्लस सब्लिमेशन। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि इधर आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इधर, ठीक है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होके के प्लस बन जाके जी, मतलब गैस स्टेट में भी है, के प्लस बन गया, ठीक है? मतलब कि प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। चले उसके बाद देखो, ये आयोडाइड का क्या हो रहा है, आयोडाइड का क्या करना है, मतलब आयोडाइड I2 में मिलता है ना हमको, नॉर्मली आयोडाइड I2 फॉर्म में मिलता है ना? देखो हम क्या करना था, हमने पोटेशियम, ठीक है, सॉलिड फॉर्म है और आयोडाइड गैसियस फॉर्म में है, इस दोनों को मिक्स करके, मतलब इस दोनों से हम सॉल्ट बनाना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट बनना है, सॉल्ट। ये कैसे बनना है, हम बन सकता है इससे, हम बन सकता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से इसको बन सकता है, ठीक है? और I2 करना है, I2 कैसे, I2 को पहले ऑफ करना है, ऑफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, so we get a I value, so it will be in a gas form. And now what happens, now we have now the energy electron gain enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करना है, इसके I माइनस हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो इसका नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट वी आर गेटिंग सम हीट, ओके? सो इट विल बी नेगेटिव वैल्यू, सो प्लस इट विल बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है? अब देखो उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ, इसके बाद लैटिस एनर्जी मिल जाएगा, इसके बाद हमको प्लस यू मिल जाएगा। चले भाई चले, देखो इतना थियरी का कहानी है, अभी क्या है, अभी हमको दिया है वैल्यू क्या क्या होता है, ठीक है? हमको दिया है वैल्यू क्या क्या होता है, क्या दिया है भाई वैल्यूज, देखो आप नोट कर लो क्या क्या वैल्यूज दिया है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दिया है 81 किलो जॉल्स पर मोल, आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है इतना है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन दिया है 214 किलो जॉल्स पर मोल, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट दिया है 295 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है -32 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है? अब देखो, अब नोट ऑन करो इसको सब कुछ, ठीक है? अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो भाई, क्या है, माइनस यू इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितना था, वो था 328, 328 था, ठीक है? 328 किलो जॉल्स पर मोल होता है ना, किलो जॉल्स पर मोल, इसको मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है? प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी था, आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना था, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाज 81, ओके? उसके बाद था डिसोसिएशन एनर्जी था 418
और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है माइनस 295 है, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितना है, और ए प्लस हो जाएगा 107, ठीक है। अब देखो माइनस यू इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा 639 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए था, और हमारा आंसर बन जाएगा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, 639 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। नेगेटिव माइनस था इधर, इस साइड में हो जाएगा माइनस बन जाएगा ना इधर, हाँ। देखो ये हमारा आंसर है, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूट करना है, बस सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करके एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यू इज द लैटिस एनर्जी, राइट, यू इज द लैटिस एनर्जी, ठीक है भाई। दिख रहे ना आपको नॉर्मली, हाँ बस चलिए हमारा आंसर देखो। हमारा आंसर क्या था, 639 है ना, 639, हाँ ऑप्शन डी है। चलिए भाई, ऑप्शन डी है हमारा आंसर, 639 किलो जॉल्स पर मोल। चलिए देख लो, अब देखो इसके ऊपर ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए तीन चार है ना, तीन चार पॉइंट्स है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं उसको लिख लेता हूं, कौन सा पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है टू बी एक्सेप्टेबल इट मस्ट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सा है, टू बी कंटिन्यूअस wave function to be should be continuous, wave function should be continuous, ठीक है। और सेकेंड वन कौन सा है, सेकेंड वन तो होता है डेफिनाइट वैल्यू एट एवरी पॉइंट, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा होता है सिंगल वैल्यू, ठीक है। ये तीन हो गया। और फोर्थ वन था क्या है, ये डबल डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंशिएशन करता है ना, डबल डिफरेंशिएशन, वहां पे हमारा फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए बस, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट्स है, इसको फॉलो करने के वो वाला हमारा ठीक आंसर है। लेकिन इसमें कैसे देखना भाई, हमारा क्वेश्चन पे वो वाला चीज कैसे देखना है, कुछ नहीं है इसमें, उसको और इसको रिलेटेड ही नहीं है भाई। क्यों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए था, मतलब रिलेटेड है लेकिन ऐसे नहीं कि रिलेटेड क्या है, मतलब 0 to इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मतलब कि हमारा वैल्यू आता है ना, वो 0 to इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई इंटरवल होना चाहिए, देखिए कितना है, एनी नंबर शुड बी देयर, एनी नंबर शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। वहां पे क्या करना है अभी देखो, अभी इसको क्या करना है, माइनस एक्स के पोजीशन पे हम माइनस इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी फाइंड कर ऐड करके सब्स्टिट्यूट करना है, इसको कितना आंसर आता है वो वाला देखना है, और इसमें इसको इंफिनिटी कितना आता है ये वाला आंसर देखना है, ठीक है। ये वाला हमारा राइट आंसर, देखो इसका कितना होता है, इसको 0 आ जाता है, और इसका भी 0 आता है, लेकिन हमारा पॉइंट क्या था, शुड बी अ सिंगल वैल्यूड है ना, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड आना चाहिए, इसमें क्या है डबल वैल्यूड आ रहा है ना, ये गलत है, डबल वैल्यूड नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और इसका देखो, इसका भी ऐसे ही होता है, डबल वैल्यूड आता है, लेकिन इसका देखो भाई, ई पावर -0 क्या आता है, ई पावर -0 आता है 1, ठीक है। और ई पावर माइनस इंफिनिटी आता है 0, देखो इसमें मिल जाए डबल वैल्यूड नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूड है, ठीक है। ये सिंगल वैल्यूड नहीं डबल वैल्यूड है, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें डबल वैल्यूड सेम ही आ रहा है ना, इसमें कब आपको एक्स पे ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, वहां पे सेम वैल्यू नहीं आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है भाई। चले ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी है, ठीक है। चले आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम किसके ऊपर, 75th को क्वेश्चन देखो, 75th क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है,
The thermodynamics Gibbs function G is an isothermal, isobaric and reversible process. भाई ये क्या है? The thermodynamics Gibbs function G is an isothermal, isobaric, and reversible process. Varies linearly, varies non-linearly, zero or remains constant, but not zero. इसका मतलब क्या भाई? हाँ, मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म हो रहा है ना, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक. आइसोथर्मल क्या भाई? आइसोथर्मल मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर. आइसोबैरिक मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर है. हाँ देखो, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब जीरो, मतलब कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू जीरो. इज इक्वल टू जीरो. कब है ये? कब होता है इज इक्वल टू जीरो? कब होता है भाई? इज इक्वल टू जीरो होता है ना. इज रिमेन्स कांस्टेंट बट नॉट जीरो. नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये दोनों चीज से इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, कांस्टेंट नॉन जीरो होता है. ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये कांस्टेंट बन जाता है ना, सॉरी, ये हमारा आंसर कांस्टेंट बन जाता है. ठीक है, जीरो नहीं बनता है, कांस्टेंट बनता है. सॉरी मैं गलत हूँ. ठीक है, एक कांस्टेंट बन जाता है. ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? अब ऐसे भी कर सकते हैं ना, शिफ्ट पीजीटी एसयूवी V8. ठीक है, देखो गिब्स है, प्रेशर एंड टेम्परेचर में एक कांस्टेंट है. एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. लेकिन टेम्परेचर प्रेशर पे इट्स अ कांस्टेंट. ये फंक्शन G is an isothermal reversible process that will remains constant but not zero, remains constant but not zero. ठीक है भाई, चले 75 तो हो गया. हम अब चलेंगे 76 क्वेश्चन के ऊपर. 76 क्या पूछ रहा है भाई? देख लो क्या पूछ रहा है. 76 क्वेश्चन पूछ रहा है कि the electrical conductivity of a new material was measured at a different temperatures and found to vary as below. What is the best description of a conduction properties of the material? भाई आपको पता है क्या, मतलब किस किस पे कंडक्शन हो रहा है, किस किस पे कंडक्शन नहीं होता है ना. हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, मेटालिक कंडक्टर्स पे कंडक्टिविटी एज इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है. किसमें किसमें होता है ये वाला चीज? हाँ देख लो, एक मिनट. देखो भाई क्या था, the electrical conductivity of a new material was measured at a different temperature and found to vary as the below. What is the best description of a conduction properties of a material? भाई आपको एक चीज ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर्स होता है ना, कंडक्टर्स का इन मतलब कंडक्टिविटी होता है ना, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है. मतलब कि आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है इफ यू इंक्रीज इन अ टेम्परेचर. लेकिन इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें नॉर्मली एज यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग. लेकिन इसका मतलब कि वहां पे कंडक्टर्स का नहीं होता है. देखो, फॉर कंडक्टर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन इंसुलेटर के टेम्परेचर के बात ही नहीं करता है. फॉर इंसुलेटर्स टेम्परेचर का बात नहीं करते. क्यों? क्योंकि वहां पे ओमो लुमो गैप होता है ना, ओमो लुमो गैप, ये गैप ज्यादा है. दिस गैप इज मोर, सो देर इज नो वेरिएशन with respect to temperature. Okay, if you increase or decrease the temperature, it doesn't vary in the insulators. In insulators,
ठीक है। इन इंसुलेटर में ओमो लुमो गैप ज्यादा बढ़ता है, मतलब ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, ये कंडक्टर्स के बात है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स पे क्या होता है भाई? सेमीकंडक्टर्स पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे बैंड्स ओवरलैप्स, बैंड्स ओवरलैप। ठीक है, बैंड्स ओवरलैप होता है, इसलिए वहां पे हम ये बात करता है। ठीक है, बैंड्स ओवरलैप, सो सेमीकंडक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अ टेम्परेचर। ठीक है भाई, चले मिल गया हमारा आंसर। क्या आंसर था? हाँ, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है ना, कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले 0.04 था कंडक्टिविटी, वहां पे 300 था। कब हम 600 टेम्परेचर बढ़ गया, अभी कंडक्टिविटी 0.5 हो गया, 0.5 साइमन पर मीटर हो गया कंडक्टिविटी। इसका मतलब कि हमारा आंसर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू conductor and direct proportional to temperature and independent of temperature. ठीक है, इंसुलेटर इज इंडिपेंडेंट, सेमीकंडक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, कंडक्टर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। बस चले भाई, चले। हम अभी हमको आंसर मिल गया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो क्या, अब देखो मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन पूछ रहा है, मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन। भाई इसमें क्या हो रहा है भाई, देखो अभी ए एक्स एक्सिस है ना, ए एक्स एक्सिस है। ठीक है, ए एक्स एक्सिस है और ए वाई जेड एक्सिस है, और ए जेड एक्सिस, सॉरी ए वाई एक्सिस है, ए जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स एक्सिस में इस ऊपर वाला एक्स एक्सिस पार्ट है, और ए वाला है ना, ए वाला पार्ट, ए वाला वाई एक्सिस पार्ट है। ठीक है,